हेलो एवरीवन। एक रिपोर्ट आई है लेटेस्ट अभी, और उस रिपोर्ट के आने के बाद कुछ हलचल जो मची है थोड़ी बहुत, क्योंकि जिक्र किया गया है इंडिया का इसमें 60 बार 60 टाइम्स। और जब भी जिक्र किया गया है तो तारीफ नहीं की गई है। इस पर जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बोले हैं वो ये बोले हैं कि इस पर आप ध्यान मत दीजिए, और ऐसी रिपोर्ट ये पहले भी दे चुके हैं। तो ठीक है, हम ये मानते हैं कि ये बेकार रिपोर्ट है, बायस रिपोर्टिंग है, लेकिन अगर इसमें कोई भी सच्चाई है, इसके फैक्ट्स में अगर एक भी सच्चाई है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, ये रिपोर्ट किसको जाती है और उस पर कौन काम करता है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये रिपोर्ट का नाम अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। धर्म की आज़ादी के ऊपर एक कमीशन है और उसकी एक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है ये। 104 पन्ने की रिपोर्ट है, 104 पेजेस की। अब ये रिपोर्ट जो है डील क्या करती है, वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक, यानी कि सिस्टम बना रखा है, ऑन गोइंग, लगातार, एंड एग्रीजियस, खतरनाक तरह से वायलेशन हो रहा है ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। और ये रिपोर्ट जाती किसको है, ये रिपोर्ट जाती है टू द प्रेसिडेंट, टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ यूएस, और साथ ही जाती है कांग्रेस को। और इस रिपोर्ट के जाने के बाद वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं इनके रिकमेंडेशंस पे, ये रिकमेंडेशंस भी देते हैं और दी भी हुई है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अब देखिए, उन्होंने बात बोली जब एनआरसी और सीए की, उसके बाद बोला कि जो बाबरी का केस हुआ था, जब जजमेंट आ गया उसका, जिसमें हिंदू पार्टी जीती थी, जो डिस्प्यूटेड लैंड था ऑफ 2.77 एकड़, जिस पे मैंने वीडियो भी बना रखा है जजमेंट समझाते हुए, वो हिंदूज को मिला था। और कहा गया था कि कोई और जगह, अच्छी जगह पे मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। उस जजमेंट के बाद क्या हुआ है, अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी फॉर नेशन वाइड कैंपेन्स ऑफ हरासमेंट एंड वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो जब से ये हुआ है तब से हरासमेंट हो रहा है और वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। साथ ही बोला कि जब से जम्मू कश्मीर का स्टेटस हटा है, स्पेशल स्टेटस हटा है, तब से वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट सारे पड़ रहे हैं, वो सब जो रिलीजियस फ्रीडम के लिए खतरा हो। यानी कि ऐसा नहीं कहा गया कि 370 के हटाने का ये नतीजा है, ये कहा गया कि उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उस रिस्ट्रिक्शंस का ये नतीजा है। उन्होंने बात बोली मॉब लिंचिंग की, और कहा कि जो 98% केसेस हुए हैं मॉब लिंचिंग के, जो बड़े हैं वो 2010 के बाद से बढ़े हैं। बात बोली इन्होंने कि मॉब लिंचिंग ऑफ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ काउ स्लॉटर और कंज्यूमिंग बीफ कंटिन्यूड विद मोस्ट अटैक्स अकरिंग इन डैश स्टेट्स। अब देखिए, बात उन्होंने बोली तबरेज अंसारी की भी, जिसको आपने देखा होगा, एक बड़ा खराब और दुख का वीडियो है कि एक व्यक्ति को खंबे पे बांधा जा रहा है, जो उसकी उम्र 25-26 साल की है, उसकी वाइफ है, बच्चा है, और उसको जो है मार दिया जा रहा है चांट करने के कारण, कि वो चांट नहीं कर रहा और ये चांट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब बात इन्होंने बात बोली है, दुख होता है बड़ा सुन के। बात बोली है इन्होंने सीए की, और कहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके मैनिफेस्टो में भी ये बात की गई थी। और उसके बाद एनआरसी का इन्होंने प्रोसीजर जब आसाम में बनाया तो बहुत सारी इलिटरेसी और पुअर पीपल जो थे, और जो भी लोग इसमें काम कर रहे थे वो भी काफ़ी इलिटरेट थे। छोटी मोटी गलतियों की वजह से जो है उनका नाम हटा दिया गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स में एक व्यक्ति को जोड़ा गया और उसी डॉक्यूमेंट्स के बल पे दूसरा व्यक्ति नहीं जोड़ा गया, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कहा कि सिटीजनशिप रूल्स जो आए थे 2003 के, उसके बाद जो एनपीआर बनाया गया, जो बात करता है डबल सिटीजनशिप की, कि आप पहले एनपीआर में आइए, फिर आप एनआरसी, फिर आप सीए, तो कह रहे हैं कि ये जो क्रोनोलॉजी है, इन्होंने बात बोली कि देखिए डबल सिटीजनशिप जो है इसका नेक्स्ट स्टेप एनआरसी है। तो क्रोनोलॉजी तो यही समझा दे रहे हैं कि पहले एनपीआर है, फिर एनआरसी है, फिर सीए है। तो क्या बात बोली जाए। बात बोली काउ स्लॉटर पे, कि हिंदुइज्म में काउ बहुत सीक्रेट है और आर्टिकल 48 भी इसके बारे में बोलता है, लेकिन इसको जो प्रमोट किया जा रहा है, इससे जो लिंचिंग हो रही है, उसका आप इम्पैक्ट देखिए। लिंच मॉब्स ऑर्गेनाइज्ड ओवर सोशल मीडिया हैव अटैक्टेड माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, दलित्स। इन्होंने बताया कि किस तरह की क्रिश्चियन मिशनरीज को भी हमने भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है और उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म करने की भी कोशिश की जा रही है। ये सब बात इन्होंने ही बोली है। और उन्होंने कहा कि सिंस 2014 100 अटैक्स अमाउंटिंग टू 98% ऑफ सच अटैक्स सिंस 2010, कि 14 तक में जो अटैक हुए 100, उसमें से 98% जो है 2010 के बाद से हुए हैं। बात करी इन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉस के बारे में कि 10 कंट्रीज में एंटी कन्वर्जन लॉस भी हैं। अब आप देखिए, हमारा जो आर्टिकल 25 और 26 है, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, वो बात करता है टू प्रोपोगेट, अपने धर्म को फैलाने की। अरे किसी का धर्म बदला जा रहा है, उसकी अगर उसकी इच्छा से बदला जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर हम कहें कि आप जो है घर वापसी कर लीजिए, आप धर्म में दूसरे धर्म में थे, आप हिंदू बन जाइए, तो ये भी तो कन्वर्जन हुआ।
तो उन्होंने कहा कि 10 स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉज अभी भी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का नाम इन्होंने लिया जहां पे पेनल्टीज बढ़ा दी गई हैं ऑन फोर्स्ड कन्वर्जन, और कह रहे हैं कि इसकी लैंग्वेज भी कुछ वेग लैंग्वेज है, कि जो सेक्शन में अगर लिखा है कि फोर्स्ड कन्वर्जन, उसकी लैंग्वेज ऐसी वेग है कि आप उसमें वॉलंटरी कन्वर्जन में जोड़ सकते हैं। अब इन्होंने एक बात बोली है, मैं आपको पढ़ देता हूं। While the Constitution protects the right to propagate, 10 states have anti-conversion laws criminalizing conversion using force, allurement, inducement of fraud. But many use vague language that can be interpreted as prohibiting consensual conversion. कि भैया किसी की इच्छा है कन्वर्जन करने की तो उस पर भी रोक लगा दी जाए, ऐसा उसमें टेक्निकल लैंग्वेज डाल दी गई है। अब अगर आप देखेंगे सेडिशन की लॉ, तो सेडिशन बोलती क्या कि आप डिसहार्मनी कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट। अब भैया डिसहार्मनी कौन सा लीगल टर्म होता है, आप बताइए। अब डिसहार्मनी का आप क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और डिसऑनेस्ट हैं आप। भैया कोई शादी का रिश्ता भी डिसऑनेस्ट हो सकता है, देश के संग भी डिसऑनेस्टी हो सकती है, तो कैसी डिसऑनेस्टी है। देखिए जब क्रिमिनल लॉ बनती है तो क्रिमिनल लॉ में यूज किए जाते हैं वो वर्ड्स जिनके दो मीनिंग नहीं हो सकते हैं। ये इन्वेंडो यूज नहीं कर रहे हैं कि आप एक इधर मीनिंग है और एक उधर मीनिंग हो रहा है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट सेंस में होती है। आप जब पढ़े होंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तो ये जाना होगा कि जो भी क्रिमिनल लॉज होती हैं, जैसे कि आईपीसी हो गई, इसको आप पढ़ते हैं स्ट्रिक्ट सेंस में, इसका आप टेढ़ा मेढ़ा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। ये कोई सीपीसी नहीं है कि आप कहें कि 5 दिन नहीं 8 दिन कर दीजिए, 12 दिन कर दीजिए जस्टिस के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी लैंग्वेज स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो बात उन्होंने बहुत बोली इस तरह की, कहा कि जो जम्मू कश्मीर का जो रिलीजियस फ्रीडम है वो भी काफ़ी छिना है। इन अगस्त 2019 द गवर्नमेंट स्ट्रिप्ड मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर ऑटोनॉमी एंड इम्पोज सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड असेंबली। अब देखिए आपने अभी तक वहाँ पे 2G इंटरनेट चला रहे हैं। अब इस दौर में जब 5G की बात चल रही है, जब दो कंपनियों में सुनने में आया कि कल कोलैबोरेशन हुआ है कि बात करेंगे 5G की नोकिया का, अब बताइए यहाँ पे 2G चल रहा है, 2G की कौन सी स्पीड। और इस दौर में जब आप जूम ऐप का यूज कर रहे हैं उस पर भी गवर्नमेंट ये बोल चुकी है कि उसमें भी खतरा है, और कोई दूसरा सोर्स उन्होंने बताया नहीं कि किस सोर्स से हम पढ़ाई कर लें, क्योंकि अब कहीं पे भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात नहीं की गई है। अब व्हाट्सएप पे भी 4-5 लोग जुड़ सकते हैं और पूरी डिटेल भी साफ नहीं हो सकती है। तो इस दौर में जब जूम ऐप में आप बता रहे हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है, कि आपका डेटा कोई भी पढ़ सकता है, 3rd पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन कोई ले सकता है, व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो इस दौर में जब इंटरनेट की इतनी महत्ता हो चुकी है, इस दौर में जब ये बात बोली जा रही है कि सितंबर से यूनिवर्सिटीज खुलेंगी और जुलाई में जो है उनके एग्जाम्स होंगे और अगस्त में खुलेंगे जो ओल्ड सेशंस चल रहे हैं, तो इस दौर में जब 3-3 4-4 महीने बच्चों के पास बचे हैं, उनकी पढ़ाई का कोई सोर्स नहीं, आप सोचिए कि क्या वायलेशन बचा है ह्यूमन राइट का और होने का। तो अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें सच्चाई है, इसको आप झूठी मान के चलिए, लेकिन अगर इसमें कोई भी सच्चाई है तो इस पर आप सोचिए, विचार करिए और अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एवरीवन।